India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उपभोक्ता अदालतों में नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8 हफ्ते के अंदर आयोग में रिक्त पदों को भरा जाए। 2 सप्ताह में नियमों को अधिसूचित करें, नहीं तो चीफ सेक्रेटरी होंगे तलब। वोडाफोन आइडिया ने एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की पुनर्विचार याचिका। एजीआर की दोबारा गणना नहीं करने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग। दलित बच्ची कथित रेप मामले में पीड़िता के परिजनों की तस्वीर सार्वजनिक होने पर राहुल का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक। आपत्तिजनक तस्वीरें हटाई गई। दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर का बयान। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की अपील पर पत्रकार प्रिया रमानी को किया नोटिस जारी। रमानी के खिलाफ दायर मानहानि मामले को खारिज करने के फैसले को दी गई है चुनौती। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता अदालतों में नियुक्तियों को पूरा न होने पर केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि लोगों की उम्मीदों को मत डुबोइए। लोगों को उम्मीद रहती है कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को कदम उठाने के लिए क्या कोई मुहूर्त चाहिए। कोर्ट ने 8 हफ्ते के अंदर आयोग में रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में खाली पदों को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को आयोग में खाली पदों को 8 हफ्ते के अंदर भरने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसके साथ ही केंद्र सरकार को भी 8 हफ्ते के अंदर आयोग में रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है। राज्यों को 4 सप्ताह के भीतर ऐसी समितियां गठित करने का निर्देश। रिक्तियों की बड़ी संख्या को देखते हुए 2 सप्ताह के भीतर सभी मौजूदा और संभावित रिक्तियों को विज्ञापित किया जाए। यदि 2 सप्ताह में नियमों को अधिसूचित नहीं किया जाता तो केंद्र द्वारा बनाए गए मॉडल नियम स्वतः संबंधित आयोग के लिए लागू होंगे। कोर्ट ने सभी राज्य सचिवों को आज से 2 सप्ताह में नियमों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर आदेशों का पालन नहीं हुआ तो वो चीफ सेक्रेटरी को बुलाने के लिए मजबूर होगा। न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायाधीश हृकेश रॉय की पीठ ने उपभोक्ता आयोगों में रिक्त पदों के मुद्दे को हल करने के लिए अदालत द्वारा दर्ज एक स्वतः संज्ञान मामले में ये निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि कुछ राज्यों ने ये बहाना बना दिया है कि केंद्र सरकार के परामर्श से पदों की संख्या को मंजूरी नहीं दी गई है, इसीलिए भर्तियों को रोक दिया गया है। कोर्ट ने राज्यों के तर्क ये कहते हुए खारिज कर दिए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 42 के आदेश के अनुसार सदस्यों की संख्या 4 से अधिक होने पर केंद्र सरकार से परामर्श की आवश्यकता होती है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये एक विधायी जनादेश है और यदि संख्या 4 से अधिक होगी तो केंद्र सरकार से परामर्श की आवश्यकता होती है। यदि राज्य को लगता है कि संख्या 4 होनी चाहिए तो ये अध्यक्ष और अनिवार्य 4 सदस्यों की नियुक्ति को पटरी से उतारने का कारण हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों को फटकार लगाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में कोर्ट द्वारा शुरू की गई स्वतः संज्ञान कार्रवाई के तहत भारत भर में जिला और राज्य उपभोक्ता निवारण आयोगों में लंबित रिक्तियों के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए
जुलाई में भारत सरकार और राज्यों को 2 सप्ताह का समय दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। घाटे और कर्ज से गुजर रही दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने समायोजित सकल राजस्व और एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। टेलीकॉम कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट से उसके 23 जुलाई के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की है। सूत्रों के अनुसार एयरटेल भी राहत के लिए अदालत का रुख कर सकती है। 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल सहित टेलीकॉम कंपनियों द्वारा देय एजीआर संबंधित बकाया भविष्य की किसी मुकदमेबाजी का विषय नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने एजीआर की गणना में कथित त्रुटियों को सुधारने की मांग करने वाली दूरसंचार कंपनियों की याचिका को खारिज करते हुए ये बात कही थी। वोडाफोन आइडिया और एजीआर स्पेक्ट्रम कर्ज और शुल्क आदि मिलाकर कुल 1.80 लाख करोड़ रुपए बकाया है, जबकि उसकी बाजार पूंजी 20,000 करोड़ के आसपास है। ऐसे में कंपनी के लिए बिना निवेश के बकाया चुकाना और कारोबार जारी रखना बेहद मुश्किल होगा। शीर्ष न्यायालय ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 93,520 करोड़ रुपए की एजीआर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 10 साल का वक्त दिया है। वहीं जंतर मंतर पर सांप्रदायिक नारा लगाने के मामले में अश्विनी उपाध्याय की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान वकील विकास सिंह और सिद्धार्थ लूथरा ने पक्ष रखते हुए कहा कि जिस कथित नारेबाजी की बात की जा रही है, जब नारेबाजी की गई उस समय मामले में आरोपी बनाए गए अश्विनी मौके पर नहीं थे। सिद्धार्थ लूथरा ने उपाध्याय का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि अश्विनी के खिलाफ मामला ही नहीं बनता। कोर्ट ने अभियोजन से पूछा कि इसकी जमानत पर आपका क्या कहना है। अभियोजन ने जवाब में कहा कि जहां लोग इकट्ठा हुए थे वो जगह संसद के पास है। 15 अगस्त के समय इस तरह की भीड़ इकट्ठा जानबूझकर की गई। इसके अलावा कोरोना के लिए जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए इतनी बड़ी भीड़ जुटाई गई। अभियोजन का ये भी कहना है कि उपाध्याय ये कह रहे हैं कि वो घटना के समय वहां नहीं थे, लेकिन वो थे या नहीं ये जांच का विषय है। दरअसल अभियोजन पक्ष ने कहा है पहले तो ये बिना इजाजत के इकट्ठा हुए, उसके बाद पुलिस को नहीं सुना। जब भड़काऊ नारे लगाए तो इन लोगों ने पूछने पर पुलिस को इस बाबत नहीं बताया। इस मामले में जांच होनी चाहिए। उपाध्याय का पक्ष रखते हुए वकील विकास सिंह ने कहा कि जब अश्विनी वहां से चले गए थे उसके बाद नारे लगाए गए तो उसमें उनकी भूमिका कैसे बनती है। उन्होंने कहा कि शाम को जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने सुबह से शाम तक जो लोग वहां आए उन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं वकील गोपाल शंकर नारायण ने अश्विनी का पक्ष रखते हुए कहा कि अश्विनी ने खुद मीडिया में अश्विनी गए हैं और कहा कि जो लोग नारे लगा रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ट्विटर में दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया है कि राहुल गांधी द्वारा किया गया ट्वीट जो है वो हमारे भी पॉलिसी का ही उल्लंघन है। दरअसल हमने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उस फोटो को डिलीट कर दिया है, यानी कि ट्विटर से हटा दिया है। साथ ही हमने उनके अकाउंट को भी ब्लॉक किया है। राहुल गांधी पर नाबालिग मृतका के परिवार वालों से बातचीत का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उनकी पहचान सार्वजनिक करने का मामला बनता है और ऐसे में इसी मामले में दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी न करते हुए उन्हें मामले में जवाब देने को कहा। याचिका में ये भी कहा गया कि कृत्य पीड़िता के माता पिता की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट कर दुर्भाग्यपूर्ण घटना से राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास है। दिल्ली में दलित नाबालिग के कथित रेप और हत्या के मामले में राहुल गांधी को लेकर एक याचिका लगाई गई है। सुनवाई के दौरान ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि उसने सांसद राहुल गांधी द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट को हटा दिया है। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने कथित रूप से संवेदनशील विवरण का खुलासा करते हुए दिल्ली कैंट इलाके में कथित रूप से सामूहिक बलात्कार और हत्या की 9 साल की पीड़िता के परिवार की तस्वीरें प्रकाशित की थी। ट्विटर ने गांधी के अकाउंट को लॉक करने का भी दावा किया क्योंकि इसने उनकी नीति का उल्लंघन किया था। ट्विटर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पोवैया ने अदालत को बताया कि हमने उस ट्वीट को हटा दिया है और ये हमारी नीति के भी खिलाफ है।
उन्होंने आरोप लगाया कि आक्षेपित ट्वीट पॉक्सो अधिनियम के साथ साथ निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। याचिका में अन्य बातों के साथ साथ ट्विटर पर उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट को हटाने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। शुरुआत में पोवैया ने कोर्ट को सूचित किया कि ट्वीट को हटा दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, ये बहुत जिम्मेदारी भरा है, आपने त्वरित कार्रवाई की है। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील गौतम झा ने जोर देकर कहा कि कंपनी को इस आशय का एक हलफनामा दाखिल करना चाहिए। पीठ ने कहा कि अगर ये आपका रवैया है तो हम नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं, कागजात दाखिल करें और हम अगली तारीख पर मामले को देखेंगे। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR को निर्देश देने की भी मांग की गई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ पॉस्को अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है। निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ के फैसले पर भरोसा करते हुए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत जानकारी और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी मीडिया में प्रकट नहीं की जा सकती। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी का ट्वीट पॉस्को अधिनियम की धारा 23 का उल्लंघन है, जिसके तहत न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 1 साल की सजा का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की अपील पर पत्रकार प्रिया रमानी को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने ये नोटिस एमजे अकबर की उस अपील पर जारी किया है जिसमें उन्होंने निचली अदालत के एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें रमानी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को खारिज कर दिया गया था। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर और अकबर का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा की दलीलें सुनने के बाद मामले को 13 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद एमजे अकबर ने रमानी के खिलाफ वर्ष 2018 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। दरअसल आपको बता दें कि वहीं एक निचली अदालत ने इस साल 17 फरवरी को इस मामले में रमानी को बरी कर दिया था। अकबर ने रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में उन पर ट्वीट और प्रिंट मीडिया और ऑनलाइन में प्रकाशित लेखों के माध्यम से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। बता दें कि रमानी ने उस समय अकबर के खिलाफ यौन दुराचार और उत्पीड़न के आरोप लगाए थे जब भारत में मीटू अभियान ने गति पकड़ी थी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मेंशनिंग अधिकारी होने का कारण ये सुनिश्चित करना था कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को मेंशन करने पर प्राथमिकता न मिले। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि हम वरिष्ठों को कोई विशेष प्राथमिकता नहीं देना चाहते हैं और कनिष्ठों को उनके अवसरों से वंचित नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए ये प्रणाली बनाई गई थी जहां सभी मेंशन करने वाले रजिस्ट्रार के समक्ष मेंशन कर सकते हैं। सीजीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि मेंशनिंग अधिकारी द्वारा इस तरह के अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया जाता है तो वकील उनके समक्ष मामलों को मेंशन कर सकते हैं। ये टिप्पणी अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा मेंशन प्रणाली नोटिंग के बारे में शिकायत करने के बाद आई है। सीजीआई ने उन्हें हमेशा पहले मेंशन करने वाले रजिस्ट्रार के पास जाने को निर्देश दिया है। दरअसल केवल तभी ये जब इस तरह के अनुरोध को खारिज कर दिया जाए तो वकीलों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करता है कि किसी को भी विशेष प्राथमिकता न मिले। हालांकि भूषण ने शिकायत की कि समस्या तब उत्पन्न होती है जब रजिस्ट्रार अनुरोध को अस्वीकार नहीं करता है और हरी झंडी देता है, लेकिन मामला सूचीबद्ध नहीं होता। सीजीआई ने उन्हें आश्वासन दिया कि यदि ऐसा कोई भी उदाहरण सामने आता है तो इसका उल्लेख न्यायालय के समक्ष किया जा सकता है। दिल्ली के राउज एवेन्यू में एक विशेष अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव पर हमले के एक कथित मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप के अन्य विधायकों को बरी कर दिया। अदालत ने हालांकि इस मामले में आप के अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। अतिरिक्त लोक अभियोजन अतुल श्रीवास्तव ने तर्क दिया था कि प्रकाश पर कथित हमला एक दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक घटना थी जहां राज्य के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को आपराधिक रूप से धमकाया गया और हमला किया गया। उन्होंने कहा कि कथित हमला
सीएम आवास पर हुआ और 11 विधायकों ने अंशु प्रकाश के साथ बैठक की थी। यह आरोप लगाया गया था कि बैठक में नौकरशाह को एक निश्चित बात पर सहमति देने के लिए मजबूर किया गया था। ये तर्क दिया गया था कि उन्हें 2 व्यक्तियों द्वारा धमकाया गया और हमला किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 बार के पैरालंपिक निशानेबाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता नरेश कुमार शर्मा की अपील के मामले में भारतीय पैरालंपिक समिति की ओर से पेश अधिवक्ता महेश रावत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के ईमेल के माध्यम से दिए गए जवाब को रिकॉर्ड में रखा जाए। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने जवाब में कहा था कि 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत के एक अतिरिक्त प्रतिभागी को शामिल करना संभव नहीं है। जवाब के रूप में ईमेल सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय के अनुसरण में प्राप्त हुआ था जिसमें प्रथम दृष्टया ये पाया गया था कि शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाना मनमाना है और भारतीय पैरालंपिक समिति को टोक्यो पैरालंपिक खेलों में शर्मा के नाम को 50 मीटर पैराशूटर में एक अतिरिक्त प्रतिभागी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय के खंडपीठ ने निर्देशों के साथ न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ ही विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किया था। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह के खंडपीठ ने मामले को स्थगित करते हुए कहा था कि वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स के वरिष्ठ प्रबंधक टेलर एंडरसन के जवाब के रूप में किए गए ईमेल को रिकॉर्ड पर रखने के अभाव में वर्तमान अपील पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसके बजाय एक अन्य उम्मीदवार दीपक को पात्रता मानदंड के अनुसार योग्य नहीं होने के बावजूद चुना गया। पीसीआई ने ये भी कहते हुए जवाब दिया कि खेल के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन करने के लिए अपने प्रयास में दीपक को संबंधित श्रेणी में उच्चतम स्कोर के साथ पाया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारत सरकार से एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करने को कहा जिसमें कहा गया कि हाल ही में अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 पर रोक लगाने की मांग करने वाली 2 याचिकाओं में अंतरिम राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ एजीआईजे लिमिटेड की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये याचिका पत्रकार निखिल वालगे द्वारा दायर की गई। एजीआईजे का दावा है कि नियम कठोर है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इसका अनुचित प्रभाव पड़ सकता है। ये मांग की गई कि नियम अल्ट्रा वायरस है और ऐसे में जहां तक वे समाचार प्रकाशकों पर लागू होते हैं और अंतरिम में उनके संचालन पर रोक लगाते हैं। पीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाओं पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की। यदि सुप्रीम कोर्ट ने उसे याचिकाओं की सुनवाई से नहीं रोका और केंद्र के ट्रांसफर आवेदनों पर आवेदन पारित किया, केंद्र ने आईटी नियमों को चुनौती देने वाली सभी 14 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है, जिसमें लाइव लॉ न्यूज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल है, जिसमें केरल उच्च न्यायालय ने बिना किसी कठोर कार्रवाई के अंतरिम राहत प्रदान की थी। केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने मंगलवार को कहा कि ट्रांसफर याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध नहीं है, जैसा कि उन्होंने पहले प्रस्तुत किया है। इसलिए जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के संबंधित रजिस्ट्रार के समक्ष प्रार्थना की गई। मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोविड-19 वैक्सीन के प्रभाव के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने वाले लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। न्यायालय राज्य सरकार द्वारा दुकानदारों, विक्रेताओं, स्थानीय टैक्सी चालकों आदि के लिए अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने से पहले टीकाकरण अनिवार्य करने के आदेश के संबंध में एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर फैसला सुना रहा था। कोर्ट ने इससे पहले फैसला सुनाया था कि अनिवार्य या जबरदस्ती टीकाकरण कानूनी रूप से गलत है और इसीलिए इसे शुरू से ही अल्ट्रा वायरस घोषित किया जाना चाहिए। दरअसल इसके बाद कोर्ट ने नागरिकों के बीच टीकाकरण को प्रोत्साहित करने और इस संबंध में उनके मन से किसी भी आशंका को दूर करने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए थे। मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमदर और न्यायमूर्ति एच.एस. थंगक्यू ने सोमवार को
मेघालय सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा अपने पहले के आदेशों के अनुसार दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट में रिकॉर्ड लिया और ऐसे में आपको बता दें कि बेंच ने पाया कि स्टेटस रिपोर्ट में टीकों की प्रभावकारिता के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए राज्य पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इसके अलावा इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाने वाले लोग बचने नहीं चाहिए और तदनुसार आपको बता दें कि मेघालय पुलिस अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के निर्देश भी दिए गए। आदर्श कुमार अधिवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आदर्श जी, सोशल मीडिया पर वैक्सीन के बारे में झूठी अफवाह फैलाने वाले मामले में मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को क्या कुछ निर्देश दिए हैं, तफसील से बताएं। जी देखिए, इस मामले में मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोविड-19 वैक्सीन के प्रभाव के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने वाले लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि इसके अलावा ये भी कहा है कि इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाने वाले लोग बचने नहीं चाहिए और मेघालय पुलिस अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। वहीं बेंच ने यह भी कहा है कि रिपोर्ट में मेघालय पुलिस द्वारा उठाए गए किसी भी कदम के बारे में नहीं बताया गया है, विशेष रूप से उन लोगों की पहचान करने और उन लोगों को गुप्त किया जा सके जो टीका को प्रभावकारिता के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके झूठी अफवाहें फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं इसके लिए यह उठाए गए कदमों की जानकारी जरूरी है। मेघालय राज्य में वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट और भय प्राथमिक कारणों में से एक है। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि मेघालय पुलिस उन्हें आसानी से पकड़ सकती है क्योंकि ये सही हमेशा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं जिससे एक इलेक्ट्रॉनिक निशान छूट जाता है। जी बहुत शुक्रिया आपका आदर्श जी, हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए और तफसील से इस पूरे विषय के बारे में बताने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.